नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने भविष्यवाणी की है कि कब जो है रशिया और यूक्रेन वॉर बंद होगा और कैसे होगा। उनके प्रीवियस जो भविष्यवाणी थे वो सच हुए हैं, इसके लिए वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया। पहले तो खैर ये लोग मानते नहीं हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी का वगैरह, तो बोलते हैं कि ये सब बकवास है ये। तो अब जब बहुत सारे प्रेडिक्शंस मैच कर गए हैं, जो इस बच्चे ने कहा है बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तो अब जो है थोड़ा सुर्खियों में आ गए हैं। तो ये रिपोर्टिंग बेसिकली उसके बारे में है कि इन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है कि कब ये वॉर ख़त्म होने वाली है। और यूक्रेनियन मीडिया के लिए ये ज़्यादा वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये जो मतलब मौत का खेल चल रहा है यूक्रेन में, जो अपने बेवकूफ़ी की वजह से ही उन्होंने किया है, तो वो भी धीरे धीरे मतलब जो बहुत एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन था जो कि पहले से ही जानते थे कि ये एक अटर स्टुपिडिटी किया है यूक्रेन ने, और जिसका खामियाजा बहुत गहरा जो है मतलब इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है और बहुत गलत तरीके से जो वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो जेलेंस्की को सपोर्ट करते थे उनको भी समझ में आ रहा है और वो भी तंग आ चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि ये वॉर स्टॉप हो। तो रशियन से ज़्यादा डेफिनेटली रशियंस को तो खास फ़र्क नहीं पड़ा है, बट रशियन से ज़्यादा यूक्रेनियंस को इसमें इंटरेस्ट की ये वॉर ख़त्म कब होने वाली है। तो ये यूक्रेनियन मीडिया से जो ये रिपोर्ट है, और ये लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसको जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सच में चाहते हैं कि वॉर स्टॉप हो। तो खैर आशा करते हैं कि ये इनकी भविष्यवाणी जो है वो सच हो जाए। फिलहाल देख लेते हैं कि इन्होंने आखिर क्या बोला क्या है, और उसके बाद यूक्रेनियन कमेंटर्स की जो रिएक्शन है। अभी भी काफ़ी सारे जो है प्रेजुडिस्ड है इंडिया के अगेंस्ट, और बहुत सारे जो है इंडिया के अगेंस्ट बोलते भी हैं। यही चीज़ अगर किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला होता तो ये लोग मतलब गोरे एस्ट्रोलॉजर बेसिकली यूरोप या फिर अमेरिका, तो ये लोग सर पे उठा के नाचते। लेकिन क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो ये लोग बकवास वगैरह बहुत कुछ, रेसिज्म जो है इनके बहुत हर जगह पे झलकती है। खैर ये एक बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सिर्फ ऑलमाइटी को पता है कि कब ख़त्म होने वाला है, कब चीज़ होने वाला है, बट ऑलमाइटी से जो लिंक का जो ज़रिया है कि वो जो है इंडियंस को पता है कि एस्ट्रोलॉजी हो या फिर ग्रह नक्षत्र की जो बात है, और गॉड से कैसे लिंक करना है खुद को, उसको भविष्यवाणी कैसे करना है, वो हो ना हो इंडियंस को उसमें डेफिनेटली एज हासिल है। दूसरे दुनिया में किसी भी ऐसा देश नहीं है जो कि एस्ट्रोलॉजी में इंडिया की तरह जो है आगे निकला हो और इतना कुछ पता हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो खैर हम यूक्रेनियन मीडिया के हम रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सीए एंटरटेनमेंट एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे ऑस्ट्रेलियन स्टेइंग इंडियन पार्टनर ने बनाया था। इसमें 0 सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक ही दिन में मैंने जो रामायण बेस्ड स्टोरी पे ये फिल्म बनाया है, इससे 40,000 व्यूज, 10,000 घंटे का वॉच टाइम और 1200 प्लस का भी सब्सक्राइबर्स जो है एक ही दिन में आ गए हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Это пророчество потрясло миллионы людей. Представьте, что вам говорят. इस भविष्यवाणी ने लाखों लोगों को हिला दिया है। कल्पना कीजिए कि आपको कहा जाए युद्ध की समाप्ति की तारीख पहले से ही तय है, और इसे न तो किसी राजनेता, न किसी जनरल, न ही किसी विशेषज्ञ ने बताया, बल्कि भारत के एक 16 वर्षीय लड़के ने, जिसे पूरी दुनिया जानती है। उसने न केवल वॉर की शुरुआत का अनुमान लगाया था, बल्कि वह सटीक समय भी बताया था जब पहली बार टैंक इस भूमि में दाखिल हुए और लाखों लोग नरक जैसे हालात में पहुंच गए। और अब यह लड़का फिर से बोला है। कुछ दिन पहले उसने कहा कि वॉर समाप्त होगा, और यहाँ तक कि उसने सही तारीख भी बताई। ये अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये न तो किसी फिल्म की कहानी है, न अफवाह, न ही कल्पना। ये भारत से बहुत दूर तक प्रसिद्ध एक युवक अखिल शर्मा के शब्द हैं। उसकी कहानी किसी मिस्टिकल लेजेंड जैसी लगती है। 8 साल पहले ही उसने दुनिया की घटनाओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया था, जैसे वह उन्हें पहले से देख रहा हो। शुरू में बहुत कम लोग उसे गंभीरता से लेते थे, लेकिन बाद में उसने एशिया में महामारी और फिर 2 देशों की सीमा पर हुए कॉन्फ्लिक्ट की सही भविष्यवाणी की, जो सच साबित हुई। जर्नलिस्ट उसकी राय लेने आने लगे। उसके माता पिता ने बेटे को एक्सेस अटेंशन से बचाने की कोशिश की, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। Это было लишь началом. 2020 में उसने पब्लिकली कहा था कि एक ग्रेट वॉर आने वाला है जो दुनिया का नक्शा बदल देगा। उस समय उसके शब्द एक मेटाफोर जैसे लग रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सब सच हो गया और उसका पैमाना उससे भी अधिक भयानक निकला।
जितना उसने बताया था। अखिल ने कहा था कि धरती जलेगी, टैंक अपनी पटरियों से उसे कुचलेंगे, धुआं और राख छोड़ते हुए आसमान में अग्नि जैसे बादल होंगे और लोग मुक्ति तलाशेंगे लेकिन उसे पाएंगे नहीं। और क्या पिछले सालों ने इसे साबित नहीं किया? शहर और गांव तबाह हो गए, सड़कों पर आग फैली हुई है, घर खंडहर बन गए हैं और लोगों के आंसू रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अब वह फिर से भविष्यवाणी कर रहा है। उसका कहना है कि ये दिन निर्णायक क्षण से पहले के आखिरी दिन है। उसके बाद मानवता उस जगह प्रकाश देखेगी जहां अंधकार का राज है। इसका क्या अर्थ है? उसकी बातें इतनी दिलचस्प क्यों लगती हैं? शायद यह एक संयोग है, शायद सिर्फ एक अनुमान, लेकिन बहुत कुछ इसे सच साबित करता है। Какой интерес? Возможно, совпадение. Возможно, просто догадка. वह सचमुच आने वाली घटनाओं को महसूस करता है। उसने हमेशा सटीक समय बताया, कहा था कि वॉर सर्दियों में शुरू होगा और ऐसा ही हुआ। उसने चेतावनी दी थी कि निर्णायक मोड़ तब आएगा जब दुनिया वैश्विक तबाही की कगार पर होगी। आज हम परमाणु खतरों और आर्थिक संकट के किनारे खड़े हैं। ठीक इसी समय जब दुनिया बातचीत कर रही है, जब ग्लोबल लीडर्स गुप्त रूप से समझौता खोजने के लिए मिल रहे हैं, तब वह लड़का कहता है, तारीख पहले से तय है, कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा। अखिल चेतावनी देता है, अगर मानवता ने अभी उसकी बात नहीं सुनी तो लंबा खींचने वाला वॉर बहुत भारी कीमत वसूल करेगा। वह कहता है, यह आखिरी मौका है कि बिना तबाही के वॉर समाप्त हो। और उसने तारीख बताई, वॉर 28 दिसंबर को खत्म होगा। न केवल सर्दियों में, न केवल तब जब बर्फ गिरेगी, बल्कि ठीक 28 दिसंबर को। उस दिन वह सब ढह जाएगा जो हमेशा के लिए स्थायी लगता था। वॉर इसलिए नहीं रुकेगा कि कोई जीत गया, बल्कि इसलिए कि सब समझ जाएंगे अब इसे जारी नहीं रखा जा सकता। अखिल कहता है, यह तारीख एक साथ उम्मीद और डर दोनों लाती है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि दिसंबर तक दोनों पक्षों के संसाधन खत्म हो जाएंगे और उन्हें शांति का निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरों को यकीन है कि साल के अंत में एक राजनीतिक संकट फूट पड़ेगा जो पूरी स्थिति बदल देगा। शायद सत्ता परिवर्तन होगा, शायद बाहर से शांति के लिए दबाव बनाया जाएगा। लेकिन अखिल जोर देता है, निर्णायक शक्ति मोर्चे से नहीं बल्कि दूर से आएगी, उन राजधानियों से जहां बातचीत हो रही है। सचमुच दुनिया लगातार समाधान खोजने की ओर झुक रही है। वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स, अंकारा, यहां तक कि चीन भी अपने अपने प्रस्ताव दे रहे हैं। ब्रिक्स देश ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दाम बढ़ रहे हैं, बजट टूट रहे हैं, सब कुछ अंत की ओर धकेल रहा है। लेकिन अखिल चेतावनी देता है, सूर्योदय से पहले सबसे अंधेरी रात आती है। 28 दिसंबर से पहले हिंसा की एक नई लहर उठेगी। Насилие. Люди подумают, что все потеряно. लोग सोचेंगे कि सब कुछ खो गया है। गड़गड़ाहट इतनी तेज होगी कि धरती कांप उठेगी। लेकिन उसके बाद सन्नाटा आएगा। लड़के ने यह भी कहा कि उसी दिन एक ऐसी घटना होगी जो दुश्मनों को एक दूसरे से हाथ मिलाने पर मजबूर कर देगी। उसके शब्द सिहरन पैदा करते हैं। क्या इसका मतलब नेताओं की गुप्त बैठक है? बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बातचीत और नए समझौतों की चर्चा अब और ज्यादा हो रही है। यूक्रेनी कूटनीति गहन वार्ताओं में जुटी है। जेलेंस्की विश्व नेताओं से मिल रहे हैं और पर्दे के पीछे समझौता शब्द और तेजी से गूंज रहा है। अखिल चेतावनी देता है, आतिशबाजी की उम्मीद मत करना, यह एक कठिन निर्णय होगा। कुछ लोग इसे आंसुओं के साथ स्वीकार करेंगे तो कुछ गुस्से के साथ, लेकिन यह जरूरी होगा। और यही मुख्य सवाल है, क्या हम किसी भी कीमत पर शांति के लिए तैयार हैं? क्या हम नई हकीकत, नई सीमाएं और नई ताकत का संतुलन स्वीकार करने को तैयार हैं? उसकी भविष्यवाणी एक चुनौती जैसी लगती है। अगर 28 दिसंबर सचमुच मोड़ का दिन बनता है तो हजारों परिवार घर लौट पाएंगे, लाखों शरणार्थी भटकना बंद करेंगे और सैनिक अपने बच्चों को गले लगा सकेंगे। Перестать скитаться, а солдаты обнять детей. Но вместе с этим придется принять новую реальность. लेकिन इसके साथ ही एक नई हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा। अखिल चेतावनी देता है, अगर यह अवसर खो दिया गया तो अगला युद्ध आप सोच भी नहीं सकते, उससे जल्दी शुरू होगा और यह और भी भयानक होगा। वह कहते हैं कि 2026 अंतिम बदलाव का समय होगा। वसंत में नई सीमाओं पर समझौते होंगे और गर्मियों में उम्मीद आएगी। लेकिन अगर लोग फिर से नफरत चुनते हैं तो नया वॉर वैश्विक स्तर पर भड़क जाएगा। ये पूरी मानवता के लिए चेतावनी जैसी लगती है। उसके शब्द हर किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से लगते हैं। दुनिया का भविष्य केवल शासकों के हाथ में नहीं बल्कि उन लोगों के हाथ में भी है जो नफरत या क्षमा का चयन करते हैं। दोस्तों, हम एक सीमा पर खड़े हैं। 28 दिसंबर नई युग की शुरुआत बन सकता है। अखिल ने कहा, मैंने देखा है कि क्या होना चाहिए, अब चयन आप पर है। और कल्पना कीजिए कि ये शब्द केवल आम लोगों तक ही नहीं बल्कि उन तक भी पहुंचते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। Слова услышат не только простые люди, но и те, кто принимает ключевые решения. जब लाखों आवाजें एक संकेत के रूप में जुड़ती हैं, तो यह एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बंद कार्यालय और सबसे ठंडे दिल भी अंततः समझ जाते हैं कि पब्लिक प्रेशर किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों की आवाजों ने ही वॉर को रोका।
बड़े आंदोलन, विरोध और आम नागरिकों के संदेशों ने साम्राज्यों की किस्मत बदल दी और आज हमारे पास इसे दोहराने का मौका है, लेकिन अब पूरे विश्व स्तर पर। अखिल ने कहा, मानवता खुद की आवाज सुनेगी, जनता की आवाज स्वर्ग की आवाज बन जाएगी। ये शब्द एक प्रतीक की तरह है। जब तक लोग चुप रहते हैं उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जब लाखों लोग अपनी जिंदगी जीने की इच्छा व्यक्त करते हैं, मरने की नहीं, तो वॉर शासकों का प्राइवेट बिजनेस नहीं रह जाता। कल्पना कीजिए कि 28 दिसंबर एक डर की तारीख के रूप में नहीं, बल्कि ऐसा दिन बने जब विभिन्न देशों में लाखों लोग सड़कों पर उतरें और एक ही बात कहें, वी चूज द फ्यूचर। 28 декабря наступает не как дата страха, а как день, когда миллионы людей в разных странах выйдут на улицы и скажут одно. शायद यही वह घटना है जिसके बारे में लड़का बात कर रहा था। न तो गुप्त समझौते और न ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, बल्कि लोगों की एकजुट इच्छा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वह चेतावनी देता है, परीक्षा तो अभी शुरू ही होने वाली है। वॉर के बाद की दुनिया आसान नहीं होगी। लाखों लोग उन शहरों में लौटेंगे जहां घरों की जगह खंडहर होंगे। पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष शुरू होगा और यह संघर्ष लड़ाई से कम कठिन नहीं होगा। आखिरकार बनाना हमेशा तोड़ने से कठिन होता है। अखिल ने कहा, मैंने देखा है कि क्या होना चाहिए, अब चयन आप पर है। ये शब्द केवल चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह सुनाई देते हैं। अगर भविष्य सचमुच लोगों पर निर्भर है तो हम अब सिर्फ दर्शक नहीं रह सकते। हर कार्रवाई, हर शब्द उस बड़े समीकरण का हिस्सा बन जाता है जिसमें दुनिया का भविष्य तय होता है। कल्पना कीजिए कि अगर यह भविष्यवाणी सच हो जाए, अगर साल के अंत में ऐसा बयान आए जो सब कुछ बदल दे। कुछ लोग इसे राहत के साथ स्वीकार करेंगे तो कुछ गुस्से के साथ। Одни встретят его с облегчением, другие с гневом. Но главное не то, लेकिन मुख्य बात यह नहीं है कि घोषणा के समय क्या होगा, बल्कि इसके बाद क्या होगा। पहले कुछ हफ्तों में बदलाव की वास्तविक कीमत सामने आएगी। मुक्त किए गए शहर, शरणार्थियों की वापसी, पुनर्निर्माण की पहली कदम, और तब यह स्पष्ट होगा कि क्या मानवता के पास इस नाजुक शांति को बनाए रखने की समझदारी है। अखिल ने यह भी कहा कि बदलाव केवल पूरब और पश्चिम को ही नहीं प्रभावित करेंगे। उसने भविष्यवाणी की कि 2026 में नए देशों के गठबंधनों का उदय होगा जो पहले विरोधी माने जाते थे। यही रोमांच है। जो लोग कल तक लड़ते थे वे कल आपसी रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होंगे, और इसमें एक नई चुनौती छिपी है। हर राष्ट्र अपने दुश्मन को इतनी जल्दी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शायद यही परीक्षा है। शांति को स्वीकार करना मतलब एक ऐसे समझौते को स्वीकार करना जो हमेशा अन्यायपूर्ण लगता है। इतिहास सिखाता है कि सबसे स्थायी समझौते तब नहीं बनते जब कोई जीत का जश्न मनाता है, बल्कि तब बनते हैं जब दोनों पक्ष दर्द और थकान महसूस करते हैं। और अखिल ऐसा संकेत देते हैं, केवल अंधकार से होकर गुजरकर ही प्रकाश देखा जा सकता है। стороны чувствовали боль и усталость. Ахилл будто намекает: только пройдя через тьму, можно увидеть свет. सबसे पहले ल्यूदमिला अंटोनेंको ने लिखा है कि सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि यह कब खत्म होगा। यह सब हमारे पापों की वजह से है। अब कुछ भी पवित्र नहीं रहा, शुद्धिकरण चल रहा है। उसके बाद रोमन जोजुलिया ने लिखा है कि भारत में लाखों करोड़ों लड़के हैं, उन सभी की बातें सुनने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। उसके बाद ल्यूदमिला कापिरिना ने लिखा है, केवल सृष्टिकर्ता ही जानता है कि कब और क्या होने वाला है। उसके बाद यूरी कुद्रियावत्सेव ने लिखा है कि दुनिया पर केवल भगवान का ही शासन है और कोई नहीं। उनकी पवित्र इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं। दुनिया वैसी ही है जैसी हम हैं। हमें हर किसी को खुद से शुरुआत करनी चाहिए, तभी दुनिया बदलेगी। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि इस स्टेटमेंट में खूबसूरती से उस इटर्नल ट्रूथ को दर्शाया गया है कि डिवाइन विल ही समस्त सृष्टि को संचालित करती है और हर घटना ईश्वर की ग्रेट प्लान के अनुसार घटित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों या दुनिया को उसकी कमियों के लिए दोष देने के बजाय हमें पहले अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने विचारों, कर्मों और इरादों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिरकार दुनिया मानवता की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतिबिंब है। जब व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करता है और करुणा, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीवन जीता है तो समाज स्वाभाविक रूप से अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बनता है। परिवर्तन बाहर से जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। ये प्रत्येक आत्मा के भीतर शुरू होना चाहिए जो सत्य और धर्म की खोज में है। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने आप को ढालकर हम न केवल उन चीजों को स्वीकार करके शांति पाते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि उन चीजों को बदलने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। हर छोटे से छोटे काइंड एक्ट, हर सच्ची प्रार्थना और हर सेल्फ एग्जामिनेशन का क्षण दुनिया के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान देता है। अल्टीमेटली जब हम इंटरनल हार्मोनी और विश्वास का पोषण करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करते हैं जो डिवाइन ऑर्डर को प्रतिबिंबित करती है। ये साबित करती है कि सच्चा परिवर्तन किसी सिस्टम या सरकार में नहीं, बल्कि मानव हृदय में शुरू होता है जो ईश्वर के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शित होता है।
उसके बाद कैरा तोलजाबाई ने लिखा है कि यदि वेस्ट रूसी डिमांड स्वीकार कर ले तो शांति होगी, रूस के पास और कोई विकल्प नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि रूस के कुछ लॉजिकल डिमांड्स हैं और वेस्ट को शांति लाने के लिए इन मांगों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि नाटो में शामिल होने की प्लानिंग को छोड़ देना, साथ ही मिलिटराइजेशन कम करना और फॉरेन सोल्जर्स या हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। मॉस्को यह भी चाहता है कि उसके नियंत्रण वाले क्रीमिया और डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया के मर्जर एरिया को रूस का हिस्सा मान्यता दी जाए। इसके अलावा रूस चाहता है कि वेस्टर्न सैंक्शंस हटा दिए जाए और नाटो से सिक्योरिटी गारंटीज मिलें ताकि आगे के ईस्टर्न एक्सटेंशन को रोका जा सके। ये मांगे मॉस्को की अपनी सीमाओं की सुरक्षा, रीजनल इंपैक्ट बनाए रखने और यूरोप की सिक्योरिटी सिस्टम को अपने नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के अनुकूल ढालने की इच्छा को दर्शाती है। उसके बाद विक्टर स्विज ने लिखा है कि भविष्य की कई पॉसिबल सेटिंग्स एक साथ मौजूद होती हैं, लेकिन वह उनमें से केवल एक को ही देख सकता है और वह गलत भी हो सकती है। इफ इवन वन ऑफ द स्टेप्स लीडिंग टू दिस वर्जन इज डिस्ट्रॉयड, देन समथिंग विल गो रॉन्ग अगेन। उसके बाद UO7775 RTI ने लिखा है कि वे न केवल इस पर विश्वास नहीं करते बल्कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि अब तक एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। उसके बाद एलेक्सी ने लिखा है कि अगर ओलिगार्क्स चाहें तो हम इसे कल ही खत्म कर सकते हैं। उसके बाद व्लादिमीर क्रुचन ने लिखा है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन केवल तभी जब सभी टेरिटरीज को वापस किया जाएगा। उसके बाद इरीना ने लिखा है कि रशियन रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते। उसके बाद नादेजदा ने लिखा है कि मैं सोचता हूं कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन जीवित रहते और यूक्रेन में मैदान नहीं होता तो हालात कैसे होते। उसके बाद लेडी ने लिखा है कि मैं तुमसे और तुम्हारे भविष्य वक्ताओं से बहुत थक चुका हूं। लोग इस बकवास को मत सुनो, सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद एवगेनिया शिबेवा ने लिखा है कि सॉलिड प्रेडिक्टर्स। उसके बाद दिमित्री ने लिखा है कि गॉड विलिंग। उसके बाद फिरा ने लिखा है कि मैं इन सारे भविष्य वक्ताओं और बकवास करने वालों से बेहद परेशान हूं। आजकल हर कोई हर किसी के लिए भविष्यवाणियां करने में लगा हुआ है। उसके बाद तोलिया ने लिखा है कि उसे गंगा और अपने बाकी क्षेत्र का भविष्य बताने दो जो पूरी तरह से गंदा है। गायें जहां चाहें वहां गंदगी करती हैं। उसके बाद वेस्टनिक ने लिखा है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक डीमन हॉन्टेड देशों में से एक है क्योंकि इसके भविष्यवक्ता वही कहते हैं जो वे चाहते हैं, सच को झूठ के साथ और प्योर को इम्प्योर के साथ मिला देते हैं, सबको शांति और भलाई मिले। उसके बाद मिरोस्लावा बुराक ने लिखा है कि भगवान ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, केवल सर्वशक्तिमान ही जानते हैं कि सब कुछ कब समाप्त होगा। भगवान धैर्यवान है और उन दुष्टों का अंत जरूर होगा जो पड़ोसी देशों में मुसीबत पैदा करते हैं। यूक्रेन पहला देश नहीं है जिसे इन दुष्टों ने तबाह किया और मौत दी है। उसके बाद इरिना जबोलतनिकोवा ने लिखा है कि इंडिया इज बीइंग टारगेटेड फॉर डिस्ट्रक्शन बाय मैट्रिया, जो अमृतत्व की दिव्य त्रिमूर्ति है और प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करता है। तो पहले उस भारतीय लड़के को ही प्रकृति की उन शक्तियों को रोकना चाहिए जो मैत्रेय की आज्ञा का पालन करती हैं। उसके बाद VHSलाव ने लिखा है कि पूरी बकवास। आजकल ढेर सारी भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं और सब वही पुराने घिसे पिटे क्लीशेज हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो बस जोड़ घटाकर बना दिए जाते हैं। उसके बाद गलीना ने लिखा है कि यहाँ अनगिनत लड़के लड़कियां बूढ़े बूढ़ियां थे। उन्होंने स्प्रिंग और ऑटम को युद्ध का अंत घोषित किया, लेकिन ये अब भी जारी है और बड़े विश्व युद्ध में बदलने की धमकी दे रहा है। वे सब सिर्फ बकबक करने वाले लोग हैं और मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। पश्चिम शांति नहीं चाहता, वह यूक्रेन को हथियार और पैसे देता जा रहा है और जेलेंस्की को आतंकवादी हमले करने के लिए उकसाता है। ये कैसी शांति है? ये ज्यादा नहीं टिकेगी। उसके बाद टाइप ने लिखा है कि जहां तक हमें पता है कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसके पास ऐसी जानकारी होती है खुलकर नहीं बोलता। वे बस चुप रहते हैं ताकि इस दुनिया का संतुलन न बिगड़े। बड़े पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम ये बयान किसी भी तरह इंटरनेट पर लाने को तैयार हो जहां पूरी मानवता इसे देखती है। उसके बाद व्लादिमीर कोरोलेव ने लिखा है कि युद्ध के खत्म होने की सटीक तारीख की घोषणा कर दी गई है। 2 महीने के एक नवजात शिशु ने अचानक बोलना शुरू कर दिया और वह तारीख बता दी, तो मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। इस बच्चे का भाषण दिखाओ, कोई भी उसकी ओर से बोल सकता है।